हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं 21 अप्रैल के सभी करंट अफेयर को। आज के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको देखने को मिलेंगे सारे की सारे, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहिएगा। इंपॉर्टेंट सेशन है, आराम से रिलैक्स होकर एंड तक देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे आज के करंट अफेयर का। पीडीएफ क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन से ले लेना आप सभी। फिडे विमेन्स वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो देखिए यहां पर फिडे की बात करें तो ये वर्ल्ड या इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है, जिसके द्वारा वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाता है, मेंस में भी और विमेन्स में भी। यहां पर बात हो रही है विमेन्स वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप की, जिसका हाल ही में आयोजन किया गया और इसकी विनर रही चीन की चेस प्लेयर जिनका नाम है जू वेनजुन। आंसर हो जाएगा आंसर सी। यहां पर जो फाइनल खेला गया था ना, दोनों ही चीनी प्लेयरों के मध्य में खेला गया था। यहां पर चीन की ही GM तेन जोंगी को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है जू वेनजुन ने। तो फिडे विमेन्स वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? चीन की जू वेनजुन। यहां पर देखिए ये इनका 5th वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का टाइटल है। यहां पर हम विमेन्स वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप की बात करें तो सबसे पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी 1927 में। विमेन्स के लिए इंटरनेशनल लेवल पर आयोजित किया जाने वाला एक चेस कंपटीशन है। 1927 में शुरुआत की गई थी, लेकिन यहां पर इसके आयोजित किए जाने का टाइम पीरियड 2-3 साल में एक बार रहता है, लेकिन फिक्स नहीं होता। ओके, लास्ट टाइम ये 2023 में आयोजित किया गया था और अब 2025 में आयोजित किया जा रहा है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा। पहली विनर अगर हम देखें कि विमेन्स वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप की पहली विनर कौन रही थी, तो ये रशिया की चेस प्लेयर थी वेरा मेंचिक जिनका नाम था। अब 2025 में चीन की जू वेनजुन बनी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर इंडिया में कभी किसी ने जीता है क्या? तो देखिए इंडिया के किसी भी विमेन चेस प्लेयर ने इस खिताब को अपने नाम नहीं किया, लेकिन फाइनल तक इंडिया की कोनेरू हम्पी पहुंची है ना। कोनेरू हम्पी जो कि इंडिया की है, 2018 में इस चैंपियनशिप में रनर अप रही थी। अब 2025 में चीन की जू वेनजुन ने इसे जीता। 2018 से लगातार 5 बार वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का विमेन का खिताब इन्होंने ही जीता है। अब यहां पर देखिए जब हमने कोनेरू हम्पी की बात की तो कोनेरू हम्पी और इंडिया के जो अदर इंपॉर्टेंट चेस प्लेयर हैं उन पर भी एक बार हम नजर डाल लेते हैं। कोनेरू हम्पी विनर तो नहीं रही, लेकिन 2018 में रनर अप रही है। किस राज्य से आती है? तो यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से बिलोंग करती है। भारत की पहली महिला चेस प्लेयर जो कि ग्रैंड मास्टर बनी थी कोनेरू हम्पी थी। 2003 में इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया जा चुका है और 2007 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा एक बहुत ही फेमस भाई बहनों की जोड़ी है चेस ग्रैंड मास्टर। वर्ल्ड की पहली भाई बहन की जोड़ी जो कि चेस ग्रैंड मास्टर रही है, आर प्रज्ञानंद और आर वैशाली। आर प्रज्ञानंद और आर वैशाली तमिलनाडु से आते हैं। इसमें आर प्रज्ञानंद 2022 में एशियन गेम्स में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और अर्जुन अवार्ड इन्हें दिया जा चुका है 2022 में। यहां पर आर वैशाली की बात करें तो इंडिया की 84th चेस ग्रैंड मास्टर बनी थी आर वैशाली। किसकी बहन है? आर प्रज्ञानंद की। दोनों ही भारत के तमिलनाडु राज्य से। इनके अलावा बहुत ही फेमस व्यक्ति है डी गुकेश, है ना। इन्होंने लास्ट ईयर वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता था, सबसे कम उम्र के व्यक्ति। इसीलिए 2025 में डी गुकेश को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। विश्वनाथन आनंद के बाद वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे इंडियन और सबसे कम उम्र में वर्ल्ड के पहले ऐसे चैंपियन जिन्होंने सबसे कम उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती है। 29 मई 2006 को तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में जन्म हुआ था। डी गुकेश को ही डोमराजू गुकेश के नाम से जाना जाता है। 2023 में प्लेयर ऑफ द ईयर बाय एशियन चेस फेडरेशन घोषित किए गए। 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया जा चुका है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप।
यहां पर इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में चेस खेलों को गवर्न करने वाली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। चेस को रेगुलेट करती है, नियम बनाती है। 1924 में इसका गठन किया गया था। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में देखने को मिलता है और आर्कडी ड्रोकोविच वर्तमान में इस संस्था के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। आगे आ जाएं। भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को किस देश के सहयोग से लॉन्च किया था? आपको पता है 21 अप्रैल है, 19 अप्रैल को हमारा जो पहला उपग्रह था ना आर्यभट्ट, उसके 50 साल पूरे हो गए। 19 अप्रैल 1975 में इसे सोवियत संघ के सहयोग से लॉन्च किया गया था। इंडिया का पहला उपग्रह है। किसके सहयोग से? सोवियत संघ, वर्तमान में रशिया सोवियत संघ पहले कहा जाता था, अब उसे रशिया या रूस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 19 अप्रैल 1975 को इंडिया का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट सोवियत संघ के सहयोग से लॉन्च किया गया था। भारत में इसकी 50वीं एनिवर्सरी हाल ही में मनाई गई है। रशिया की एक रॉकेट थी जिसका नाम था कॉस्मोस 3M। यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, क्वेश्चन आ सकता है पहला सैटेलाइट किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया था? तो रशिया का रॉकेट था कॉस्मोस 3M रॉकेट, इसके माध्यम से लॉन्च किया गया था। रशिया के ही कपुस्तिन यार नाम का एक लॉन्च स्टेशन है, वहां से इसे लॉन्च किया गया था। तो मदद की थी हमारी, देखिए इसरो ने डिजाइन किया था, बिल्ड किया था, लेकिन हमने रशियन जो सोवियत संघ है उस वक्त का, उसकी हेल्प ली थी। तो 19 अप्रैल 1975 को हमने लॉन्च किया। रॉकेट का नाम था कॉस्मोस 3M, जो कि रशियन रॉकेट था। अब रशिया की एक इंटर कॉस्मोस प्रोग्राम है, उसके पार्ट के रूप में इसे लॉन्च किया गया था और जो रॉकेट का नाम है वो भी कहीं ना कहीं कॉस्मोस 3M ही रखा गया था। ठीक है, तो अभी 50 साल पूरे हुए हैं। 360 किलो इसका उस वक्त वेट था। इंडिया के अदर सैटेलाइट्स की बात करते हैं, अदर मिशन की बात करते हैं, तो आर्यभट्ट हमको समझ में आ गया, ये पहला था, तो इसका लॉन्च व्हीकल हम याद रखेंगे। चंद्रयान फर्स्ट हमने लॉन्च किया था 22 अक्टूबर 2008 को PSLV C11 के माध्यम से। फिर मंगलयान, मंगल पर सैटेलाइट सफलतापूर्वक स्थापित करने वाला विश्व का पहला देश बना था 5 नवंबर 2013 को PSLV C25 के माध्यम से। चंद्रयान 2 हमने लॉन्च किया 22 जुलाई 2019 को GSLV MK3 के माध्यम से। चंद्रयान 3 को आगे चलकर लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 को LVM3 के माध्यम से। और आदित्य L1 जो कि इंडिया का पहला सूर्य मिशन है सूरज के अध्ययन के लिए, उसे 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था PSLV C57 के माध्यम से। तो ये अदर इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है इंडिया के, इसरो के, इन्हें याद रखिएगा। अब इसरो की बात आई है तो इसरो को कैजुअली हम समझ लेते हैं, नेशनल स्पेस एजेंसी है ना, हमारी सबसे प्रमुख स्पेस एजेंसी है इसरो। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत ये काम करती है। 1969 में 15 अगस्त को इसकी स्थापना की गई थी। कर्नाटका के बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है और यहां पर प्रेसिडेंट अध्यक्ष वर्तमान में है वी नारायणन इसरो के। क्लियर हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपको ऑफर ऑफ द डे यहां पर क्लियर कर दूं, आप सभी के लिए 100 आवर GS का कोर्स अवेलेबल है। अगर आप इसे अवेल करते हैं तो आपको हमारा जो आरंभ बैच है GS फाउंडेशन कोर्स, जो कि ऑलमोस्ट 900 का है, वो अभी के लिए आपको 99 में अवेलेबल हो जाएगा अगर आप 100 आवर GS को अवेल करते हैं। तो यहां पर देखिए 100 आवर GS में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, GS के जितने भी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक के माध्यम से, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट के माध्यम से पूरा कवर करवाया गया है। ओके, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर आप इसे अवेल कर सकते हैं। और कोई भी आपको डाउट आता है तो आप नीचे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, हमारी जो टीम है वो आपकी मदद कर देगी। आगे चलेंगे, तब तक हम हाल ही में पद्मश्री विजेता मैथ्यू सैमुअल कालारिकल का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो भारत के केरल राज्य से आते हैं मैथ्यू सैमुअल कालारिकल, जो कि बहुत ही फेमस एक चिकित्सा के क्षेत्र से है ना, इसको ऐसा देख लें, चिकित्सा के क्षेत्र से
संबंधित है। एक हार्ट सर्जन के रूप में इन्हें देखा जाता है, स्पेशली कार्डियोलॉजिस्ट थे, है ना। अगर हम चिकित्सा के क्षेत्र में भी इंटरनली जाते हैं तो कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में जाना जाता है मैथ्यू सैमुअल कैलरिकल को। और फादर ऑफ एंजियोप्लास्टी कहलाते हैं। एंजियोप्लास्टी जानते हैं क्या होता है? जब हार्ट की आर्टरी में क्या होता है, ब्लॉकेज आ जाते हैं ना, तो अंदर एक बलून को भेजा जाता है और फिर वहां पर वो जो आर्टरी है उसमें फुलाया जाता है। उससे क्या होता है, जो आर्टरी है वो थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है और ब्लॉकेज खत्म हो जाते हैं। इसे कहा जाता है एंजियोप्लास्टी, है ना। तो बहुत ही फेमस कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मैथ्यू सैमुअल कैलरिकल, इनका हाल ही में निधन हो गया है 77 वर्ष की आयु में। फादर ऑफ एंजियोप्लास्टी, चिकित्सा के क्षेत्र में इनका जो योगदान है ना, उसके कारण सन 2000 में इन्हें इंडियन गवर्नमेंट ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया था। मैथ्यू सैमुअल कैलरिकल चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित, हाल ही में 77 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। कहां से आते हैं? भारत के केरल राज्य से संबंधित है। इसके अलावा जो अदर ऑबिटरीज है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, और अभी रिसेंटली जो अदर निधन हुए हैं, है ना, उनके बारे में यहां पर एक बार हम नजर डाल लेते हैं। एक दारीपल्ली रमैया, अभी हमने कुछ समय पहले डिस्कस किया था, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है ना, पर्यावरण संरक्षक, जिनका निधन हुआ। फिर एक मनोज कुमार, फेमस फिल्म एक्टर, भारत कुमार के नाम से जाने जाते हैं। जस्टिस वी रामास्वामी, सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जज जिनके खिलाफ इम्पीचमेंट की प्रोसीजर चलाई गई थी पार्लियामेंट में। फिर गरिमेला बालाकृष्ण प्रसाद, क्लासिकल सिंगर, इनका निधन हुआ था कुछ समय पहले। अनिल जोशी, फेमस गुजराती पोएट हैं। रमाकांत रथ, ओडिशा भाषा के या ओडिया भाषा के पोएट हैं, जिनका निधन हुआ था। राम सहाय पांडे, फोक डांसर, इनका निधन हुआ था। और कुमुदिनी लाखिया, जो कि कथक डांसर है, तीनों पद्म अवार्ड इनको मिल चुके हैं, इनका भी हाल ही में निधन हो गया था। तो ये अदर हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए। भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर, है ना, जो मिलिट्री बंकर है, वो कहां पर बनाया गया है? इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर बनाया गया है भारत के लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। कहां पर? लद्दाख में। अच्छा, 3D प्रिंटेड, अभी मैंने आपको जापान के बारे में बताया था जिसने पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है वर्ल्ड का। तब मैंने आपको 3D प्रिंटेड टेक्निक के बारे में बताया था, याद है क्या? कैसे बनाते? वर्कशॉप होती है, वहां पर 3D प्रिंटिंग मशीन के माध्यम से, जैसे स्टेशन बनाया तो दीवारें बना ली, ऊपर का शेड बना लिया, 3D प्रिंटिंग मशीन के माध्यम से एक वर्कशॉप में, और उनको उठा के ले गए और किसी एक जगह पर जहां पर स्टेशन बनाना था, या फिर सेम यहां जहां पर मिलिट्री बंकर बनाना था, वहां पर उन सभी को ले जाकर असेंबल कर दिया। तो इससे होता ये कॉस्ट कम आती है ना, थोड़ा अफोर्डेबल बोल सकते हैं, वैल्यू में क्रिएट हो जाता है, समय कम लगता है, और आप उनको वापस ट्रांसफर भी कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे फायदे हैं। तो इस तरीके से ये 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर बनाया गया है इंडिया का पहला, कहां पर? लद्दाख में, है ना। तो ये देखिए, ये एक जगह पर 3D प्रिंटेड, या तो वर्कशॉप में या कहीं पर भी 3D प्रिंटिंग मशीन के माध्यम से इसे बनाया और एक जगह पर ले जाकर स्थापित कर दिया। ये सबसे ऊंचाई पर, वर्ल्ड में सबसे ऊंचाई पर स्थित मिलिट्री बंकर है 3D प्रिंटेड, है ना। इसमें एक तो इंडियन आर्मी इन्वॉल्व थी, IIT हैदराबाद इन्वॉल्व था, और इसके अलावा एक स्टार्टअप है सिंपली फोर्ज क्रिएशन, जो कि बेंगलुरु का स्टार्टअप है, कर्नाटका का, इन्होंने मिलकर इसे बनाया। हमारे लिए काम का मिलिट्री है तो हम मिलिट्री की बात कर लेते हैं। प्रोजेक्ट प्रबल मिलिट्री का एक प्रोजेक्ट है, इसके तहत यह मिलिट्री बंकर बनाया गया है। बंकर के स्ट्रक्चर को 24 घंटे में तैयार कर लिया और एक जगह पर ले जाकर असेंबल करने में 5 दिन का समय लगा, मतलब 5 दिन में बंकर तैयार हो गया। प्रोजेक्ट प्रबल जानते हैं क्या है? हमारी जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसको मजबूत करने के लिए इंडियन आर्मी का एक इनिशिएटिव है। दूर दराज इलाकों में, रेगिस्तानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, बर्फीले इलाकों में, कहीं पर भी इंडियन आर्मी के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना,
डेवलप करना प्रोजेक्ट प्रबल का मुख्य उद्देश्य है। ओके, पहला 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर हो गया। इसके अलावा इंडिया में जो 3D प्रिंटेड चीजें बनी हैं पहली बार, उनकी बात करें तो इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, ये कर्नाटका के बेंगलुरु में बनाया गया 2023 में। फिर 3D प्रिंटेड ब्रिज इंडिया का पहला 2022 में तेलंगाना में सिद्धिपेट में। फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल तेलंगाना में ही बना था 2023 में। फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस महाराष्ट्र के पुणे में बनाया गया था। फर्स्ट 3D प्रिंटेड मिलिट्री हाउसिंग यूनिट 2022 में गुजरात के अहमदाबाद में बनाई गई थी। तो ये अदर फर्स्ट 3D प्रिंटेड चीजें हैं जो कि इंडिया में अलग अलग राज्यों में बनाई गई अलग अलग समय पर। पीएम नरेंद्र मोदी 2 मई को इंटरनेशनल विंजिज्म इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन करेंगे। ये किस राज्य में स्थित है? विंजिज्म बोल सकते हैं हम इसको। तो अगर हम विंजिज्म इंटरनेशनल सी पोर्ट की बात करें, ये इनॉग्रेट किया जाएगा नेक्स्ट मंथ 2 मई को भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। केरल के कोचीन में स्थित है। आंसर सी। अच्छा, इस पोर्ट की पता विशेषता है, जानते हैं क्या? भारत का पहला डीप वाटर इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट इंडिया का पहला इंटरनेशनल। सर ये समझ नहीं आया, क्या है ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट? क्या होता है पहले तो ये समझे। देखिए, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है कि बड़े बड़े जहाज जो होते हैं ना, वो माल लाते और ट्रांसशिपमेंट पोर्ट पर उतारते हैं, क्योंकि ये बड़े पोर्ट हैं। तो बड़े जहाज आराम से यहां पर आते हैं, सारा सामान उतारते हैं और फिर उन सामान को छोटे छोटे शिप्स में लोड किया जाता है और फिर उनको अदर पोर्ट भेजा जाता है जहां पर भी जरूरत है। सर समझ नहीं आया ये क्या था? ओके कोई नहीं। देखो, मान लो कि श्रीलंका के पास कोई पोर्ट नहीं है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ठीक है। श्रीलंका के पास कोई पोर्ट नहीं है, अब उसको सामान चाहिए। समझना, उसने सामान आयात किया है रूस से। कहां से? रूस से। अब श्रीलंका के पास बड़ा पोर्ट तो है नहीं। अब रशिया अगर श्रीलंका के किसी सामान का अगर ऑर्डर है, रशिया को श्रीलंका ने दिया है और वो रशिया श्रीलंका के लिए सामान लाएगा। अब श्रीलंका के पास तो छोटे से पोर्ट है, उतारेगा कैसे? और भाई श्रीलंका को भी अगर बल्क में सामान चाहिए तो उसके पोर्ट पे वो एक जगह पे उतरवाएगा कैसे? तो ऐसी कंडीशन में क्या करेगा कि रशिया बल्क में सामान, जो अदर कंट्रीज के लिए भी जो सामान है ना, वो बल्क में भेजेगा भारत के इस पोर्ट पर, और यहां से फिर छोटे शिप्स में श्रीलंका वो माल भेजा जाएगा। लागत कम लगती है, समय बचता है और इकोनॉमी को बूस्ट करने में मदद मिलती है। तो ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। इसको सीधा सा आप समझो कि भाई कोई एक बड़ा पोर्ट है जिस पर ज्यादा सामान शिप के द्वारा लाया जा रहा है और फिर शिप उतरती है और वहां से फिर सामान को छोटे छोटे शिप में लोड किया जाता है और फिर दूसरे छोटे छोटे बंदरगाह भेजा जाता है। क्योंकि बड़े शिप के खड़े होने के लिए बड़ा पोर्ट चाहिए होता है, छोटे पोर्ट पर तो बड़ा शिप खड़ा नहीं हो पाएगा ना, तो दिक्कत आती है। अब रशिया ने बड़ा अपना शिप भेज दिया क्योंकि उसको 10 देशों के, हिंद महासागर के 10 देशों का माल भेजना है, तो वो अब अलग अलग तो नहीं भेजेगा ना, तो एक ही उसने शिप से, बड़े शिप से भेज दिया। अब श्रीलंका तो उसको अपने यहां पर उतार ही नहीं पा रहा क्योंकि उसके पास इतना बड़ा पोर्ट नहीं है, डीप वाटर नहीं है। ऐसे बड़े जहाजों के लिए गहराई वाला समुद्र चाहिए। तो इंडिया का पहला डीप वाटर इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कौन सा है? विंजिजिम इंटरनेशनल पोर्ट या सी पोर्ट, केरल के कोचीन में स्थित है। 2024 में ट्रायल के लिए इसे खोल दिया गया था। अब 2 मई 2025 को भारत के पीएम नरेंद्र मोदी इसे इनॉग्रेट करेंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर इसे बनाया गया। केरला गवर्नमेंट और अडानी विंजिजिम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा काम शुरू किया गया था दिसंबर 2016 में। 2024 में ट्रायल के लिए खोला गया और अब 2025 में इसका इनॉग्रेशन होगा। 8,867 करोड़ रुपए लागत आई है इसको बनाने में, ठीक है। इसके अलावा इंडिया के अदर पोर्ट की बात करें, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसे न्हावा शोवा कहा जाता है, नवी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है।
फिर कांडला पोर्ट दीनदयाल पोर्ट के नाम से गुजरात के कांडला में, विशाखापट्टनम पोर्ट विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, कोलकाता पोर्ट कोलकाता पश्चिम बंगाल में, हल्दिया पोर्ट देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल के हल्दिया में, पारादीप पोर्ट ओडिशा, कोचीन पोर्ट केरल अभी हमने जिसकी बात की, और तुतीकोरिन पोर्ट है ना जिसे वीओ चिदम्बरम पोर्ट के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु के तुतीकोरिन में स्थित है। न्यू मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका, एन्नोर पोर्ट चेन्नई तमिलनाडु, श्री विजयपुरम पोर्ट अंडमान निकोबार आइलैंड पर देखने को मिल जाएगा। तो ये अदर पोर्ट हैं, इन्हें याद रखिएगा। पृथ्वी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? पूरे वर्ल्ड में अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को, है ना। देखिए, पृथ्वी पर हमें पानी सहेजना है, इन्वायरमेंट की रक्षा करना है, फॉरेस्ट एरिया की रक्षा करना है, तो ऑल ओवर हमको पूरे अर्थ की रक्षा करनी पड़ेगी। इसके लिए लोगों को भी अवेयर करना पड़ेगा, देशों को भी अवेयर करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट है, फॉरेस्ट है, तो आपको मानव का अस्तित्व देखने को मिल रहा है। ये कभी खत्म होंगे तो मानव के अस्तित्व पर भी संकट आएगा। पानी खत्म हो गया तो इसलिए जरूरी है कि भाई सेव अर्थ, है ना, अर्थ को सेव किया जाना चाहिए। इसके लिए विश्व पृथ्वी दिवस या अर्थ डे मनाया जाता है हर साल 22 अप्रैल को, वर्ल्ड अर्थ डे। इसे इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के रूप में भी जाना जाता है। शुरुआत वैसे यूएसए ने की थी पहली बार 22 अप्रैल को 1970 में वर्ल्ड अर्थ डे मनाने की। आगे चलकर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2009 में इसे ऑफिशियली मान्यता दी। तो 1970 से ही बनाया जा रहा था 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे। 2025 में अवर पावर अवर प्लेनेट वर्ल्ड अर्थ डे की थीम है, और 2024 में प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक इस डे की थीम थी। तो ये दोनों डे की थीम हो गई। अप्रैल के अदर डे, इनमें ओडिशा फाउंडेशन डे और प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक 1 अप्रैल को मनाया गया था। वीक 1 अप्रैल से शुरू हुआ था, 7 अप्रैल तक चला था। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस 4 अप्रैल। नेशनल मेरीटाइम डे मनाया जाता है 5 अप्रैल को। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है 10 अप्रैल को। इसके अलावा नेशनल सेफ मदरहुड डे 11 अप्रैल। जलियांवाला बाग मैसेकर जिसकी हमने बात की थी 13 अप्रैल को। BR अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल और वर्ल्ड हेरिटेज डे जिसकी हमने बात की है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी हमने कल के सेशन में आई थिंक बात की थी। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अच्छा, नाम से समझ में आ जाएगा क्या आपको कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का काम क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर में रिसर्च करना और एजुकेशन को बढ़ावा देना। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर की उन्नत टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, खोज करना, है ना, उन्नत बीजों की, उन्नत किस्मों की खोज करना, जो फार्मर से उनको अवेयर करना इन बीजों टेक्नोलॉजीज के प्रति, सिंचाई की नई पद्धतियों का इजाद करना, ये सारे काम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद करता है देश में, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत। इसके हाल ही में डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं मांगीलाल जाट। आंसर डी, ये हैं मांगीलाल जाट। ठीक है, इनके पहले इस पद पर अभी तक डॉक्टर हिमांशु पाठक थे। इनको रिप्लेस किया है मांगीलाल जाट ने 2 पदों से। एक तो ICAR के डायरेक्टर जनरल का पद था और इसके अलावा एक डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के सेक्रेटरी का पद था। तो इन दोनों ही पद से डॉक्टर हिमांशु पाठक को रिप्लेस किया है डॉक्टर मांगीलाल जाट ने, और अब 3 साल ये दोनों ही पोस्ट को होल्ड करेंगे। तो ICAR इजीली समझ में आ गया, इंडियन गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के तहत यह संस्था काम करती है। काम क्या है मैं आपको बता चुका हूं। 1929 में स्थापना की गई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत, और मांगीलाल जाट वर्तमान में इसके हो जाते हैं 3 साल के लिए डायरेक्टर जनरल।
पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2024 इस बार कुल कितने सिविल सेवकों को दिया जाएगा? तो आपको पता है ये जो अवार्ड है ना, इस साल ऑल ओवर अगर हम देखें कितनों को दिया जाएगा, तो पहले यहां पर हमको एक डे समझना पड़ेगा, नेशनल सिविल सर्विस डे, है ना। हर साल 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विस डे मनाया जाता है, हर साल। कब? 21 अप्रैल को। अब इसी दिन पीएम के द्वारा, जो भारत के पीएम जो भी रहेंगे हर साल, उनके द्वारा प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाता है। तो इस साल ये अवार्ड जो है 2024 के लिए 16 सिविल सर्वेंट को दिया गया है उनके उन्नत काम के लिए। तो आंसर ले लें, आंसर हो जाएगा आंसर डी, 16 सिविल सर्वेंट को इस साल ये अवार्ड दिया जाएगा 2024 के लिए। नेशनल सिविल सर्विस डे पहली बार मनाया गया था 21 अप्रैल 2006 को। अच्छा, किस दिन की याद में मनाया जाता है? तो पहली बार 21 अप्रैल को 1947 में भारत के जो उस वक्त गृह मंत्री बोल ले सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, इन्होंने जो हमारे सिविल सर्वेंट है उनको पहली बार भाषण दिया था कि देश की तरक्की करना, देश की उन्नति करना, तो जो सिविल सेवक है ना, जो हमारे सिविल सर्वेंट है, उनको सही तरीके से काम करना पड़ेगा। तो पहला जो ये स्पीच थी डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 21 अप्रैल 1947 को, इसी की याद में 2006 में शुरू किया गया नेशनल सिविल सर्विस डे, और इस बार ये 17th सिविल सर्विस डे है। और पता है 2006 में जब पहली बार सिविल सर्विस डे मनाया गया, उसी दिन से शुरुआत की गई प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सरकारी सेवाओं में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जिन भी सिविल सर्वेंट ने उत्कृष्ट काम किया हो, ऐसे लोगों को हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। 2024 के लिए इस बार 16 सिविल सर्वेंट को यह अवार्ड दिया गया। शुरुआत इसकी भी 2006 में ही की गई थी। ओके, देखिए अगर हम इंडियन सिविल सर्विस के इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इतिहास से, तो भारत में सिविल सर्विसेज की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है वॉरेन हेस्टिंग को, लेकिन इसे मॉडर्न बनाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, इसलिए फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया कहा जाता है, जिन्होंने हेस्टिंग के बाद मॉडर्न बनाया था सिविल सर्विसेज को। उल्टा तो नहीं बोला ना मैंने? बिल्कुल सही। तो सिविल सर्विसेज की शुरुआत किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग। और बाद में मॉडर्न बनाने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को एक उपाधि दी गई, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। ठीक है, आगे आते हैं। निसार मिशन किन संस्थाओं के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो निसार मिशन इसे लॉन्च किया जाएगा इसरो और नासा के द्वारा संयुक्त रूप से। अच्छा, मिशन क्या है? निसार मिशन एक्चुअल में है क्या? तो हाई रिजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन है। अब ये क्या होता है? अगर हम हाई रिजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन की बात करें, तो पृथ्वी की सतह की हाई डेफिनेशन तस्वीरें लेना, हाई रिजोल्यूशन वाली तस्वीरें लेना और इसके डेटा को स्टोर करना, सिक्योर करना, इकट्ठा करना, यह है हाई रिजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन। अंतरिक्ष से पृथ्वी की सतह की हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें कलेक्ट करना। तो इसे नाम दिया गया है निसार मिशन। इसरो और नासा का एक जॉइंट मिशन है। जून 2025 में इसे लॉन्च किया जाएगा। वैसे इसे लॉन्च हो जाना चाहिए था 2024 में, लेकिन एंटीना में कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण अब इसे लॉन्च किया जाएगा जून 2025 में। निसार मिशन इंडिया की इसरो और अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा का एक संयुक्त मिशन है। मिशन का पर्पस क्या है? जब पृथ्वी की सतह की हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें ली जाएगी, तो ग्लेशियर, फॉरेस्ट कवर, अर्थक्वेक, वॉल्केनो, है ना, इनमें जो भी चेंजेस है उसको ट्रैक किया जा सकेगा। क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिजास्टर को बेटर रूप से समझने में मदद मिलेगी और बहुत सारे फायदे, है ना। तो मिशन का नाम दिया गया है निसार मिशन, इसरो और नासा का। वैसे इसरो की बात हम पहले कर चुके हैं क्वेश्चन में, तो यहां पर नासा की बात करें, यूएसए की स्पेस एजेंसी है
29 जुलाई 1958 में स्थापना की गई थी और वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। लास्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया जा रहा है? बुद्धिज्म एंड कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इस नाम से 2 दिन का एक कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये जो कॉन्क्लेव है ये 21 से लेकर 22 अप्रैल मतलब आज शुरू होगा और कल तक इसका आयोजन किया जाएगा, 2 दिवसीय कॉन्क्लेव का। नॉर्थ ईस्ट पर बुद्धिज्म परंपरा का जो प्रभाव है, जो विस्तार है, उनके बारे में, उस प्रभाव के बारे में बातचीत करना, चर्चा करना और बुद्धिज्म को बढ़ाने पर चर्चा करना, इस कॉन्क्लेव को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। इंटरनेशनल बुद्धिज्म या बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इनके द्वारा संयुक्त रूप से यह अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। अब देखिए, बौद्ध धर्म की बात हो रही है तो गौतम बुद्ध की बात कर लेते हैं कैजुअली। बौद्ध धर्म की शुरुआत का श्रेय ही गौतम बुद्ध को दिया जाता है। 6वीं 5वीं सेंचुरी है ना, ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म की शुरुआत गौतम बुद्ध ने की थी। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, वर्तमान में नेपाल में है ना, उस वक्त इंडिया का पार्ट था। लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। पिता का नाम था शुद्धोधन, माया देवी इनकी मदर का नाम था, यशोधरा इनकी पत्नी है और इनके पुत्र थे राहुल। 29 साल की उम्र में घर छोड़ा था गौतम बुद्ध ने। 35 साल की उम्र में बिहार में बोधि ट्री के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना, और सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। आगे चलकर 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है वर्तमान में, यहां पर 80 साल की उम्र में गौतम बुद्ध का निधन हुआ था। तो यह है गौतम बुद्ध। इसके अलावा बुद्धिज्म के 3 रत्न माने जाते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। ये त्रिरत्न हैं बौद्ध धर्म के। इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आप तो कॉन्क्लेव याद रखो और गौतम बुद्ध के बारे में जो जानकारी है वहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया। डन हो जाता है। तो 21 अप्रैल के सभी करंट अफेयर यहां पर हमने डिटेल में समझ लिए। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। पहला क्वेश्चन हमारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस से था कि इसका हेडक्वार्टर किस देश में स्थापित किया जाएगा, तो इंडिया में स्थापित किया जाएगा। फिर एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट शुरू करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बना, तो ये 17th कंट्री है। एटोलिन जल विद्युत परियोजना कहां स्थित है, तो यह है भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में। यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन 2 भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है, तो भगवत गीता और नाट्य शास्त्र। 18 अप्रैल को मनाया जा रहा गुड फ्राइडे ईसाइयों के द्वारा क्यों मनाया जाता है, तो जीसस क्राइस्ट के सूली पर चढ़ाए जाने और मृत्यु की स्मृति में। हाल ही में वर्ल्ड बिलियर्ड्स का खिताब सौरभ कोठारी ने अपने नाम किया। स्थायी लोक अदालत की ऑनलाइन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, तो यह है केरला। किताब द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई किसके द्वारा लिखी गई है, A.S. दुलत के द्वारा। क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड केव्स किस देश में स्थित है, तो ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। और आखिरी क्वेश्चन था हमारा कि हाल ही में इंटरनेशनल मधुमेह महासंघ के द्वारा किस प्रकार की डायबिटीज को टाइप 5 डायबिटीज के रूप में मान्यता दी गई, तो कुपोषित और दुबले पतले युवाओं में पाई जाने वाली डायबिटीज को टाइप 5 डायबिटीज का नाम दिया गया है। तो ये सारे करंट अफेयर कल के हैं हमारे, यहां पर हमने रिवाइज किए। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो यह है हावड़ा जंक्शन, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। द्रोणाचार्य अवार्ड की बात करें तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कोच को दिया जाने वाला अवार्ड है। और जन गण मन को नेशनल एंथम के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। ओके, तो ये तीनों क्वेश्चन हमारे आंसर हो गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का हेडक्वार्टर कहां पर है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है, और तुतीकोरिन पोर्ट कहां पर स्थित है, आज ही हमने सेशन में बात की। तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए।
और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ एप्लीकेशन पर जाकर ले लीजिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। ख्याल रखिए अपना, तब तक जय हिंद जय भारत।